हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग एसएमई के चैप्टर थर्ड के सेकंड क्लास में हैं और सेकंड क्लास में आज हम लोग करेंगे सीडीएफ, फिर पीडीएफ से सीडीएफ पे जाना और सीडीएफ से पीडीएफ पे आना, दोनों तरीका सीखेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल्स रह गए हैं। कुछ बच्चों के पास अभी रीडिंग नहीं पहुंचा है या रीडिंग नहीं लिया उन लोगों ने, इसलिए मुझे सारे एग्जाम्पल्स कराने पड़ रहे हैं। तो देखना एग्जाम्पल 3.11, जिनके पास बुक है वो बुक में देखे, इट्स ऑन पेज नंबर 99, या फिर आप सुन सकते हो। तो देखना बच्चे, एग्जाम्पल 3.12 नहीं, पहले 3.11 करते हैं हम लोग, ठीक है। कंसीडर सेलेक्टिंग एट रैंडम, consider selecting at random a student who is among the 15,000 registered for the current team। हमें सबसे पहला डेटा मिला, कितने स्टूडेंट है? 15,000 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। करंट टर्म एट मेगा यूनिवर्सिटी, मेगा यूनिवर्सिटी में करंट टर्म में 15,000 बच्चे जो हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ कोर्सेज, ठीक है। Let x be the number of courses for which the selected student is registered, and suppose that x has the following PMF, और x का following PMF भी है x और उसका fx px दे रखा है हमें। कोई एक स्टूडेंट सिंगल पेपर सिलेक्ट करता है, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0.01। दो पेपर सेलेक्ट करता है, इसकी होगी 0.03, 3, 4, 5, 6, 7। So it's 0.13, 0.25, 0.39, 0.17, 0.02। This is already given in the question। ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। One way to view this situation is to think of the population as consisting of 15,000। माइक म्यूट कर लो बच्चे। With each x value is given by px an alternative viewpoint। ठीक है ठीक है ठीक है, ये सब तो सही है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन किस हिसाब से होगा? ठीक है, इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, लाइक कुछ पूछा नहीं है तो हम ही लोग क्वेश्चन बना लेते हैं। प्रोबेबिलिटी फॉर स्टूडेंट चूजिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन इक्वल टू 6, प्रोबेबिलिटी फॉर x बिटवीन 1 एंड 4 ले लो, ये हो गया एक्सक्लूसिव। प्रोबेबिलिटी फॉर x बिटवीन 1 एंड 4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसमें कुछ पॉपुलेशन का जिक्र कर रखा है, अभी आपको पॉपुलेशन पे नहीं जाना। चैप्टर 5 में पॉपुलेशन का कैलकुलेशन करना हम लोग सीखेंगे 5.3 सेक्शन में, तब वहां से आप पॉपुलेशन का हर चीज निकालना सीख जाओगे, अभी आपको नहीं निकालना, ठीक है। तो ये चारों वैल्यूज निकालना है, अब निकल जाएगा। अवलीन आई है आज क्लास में, ठीक है, समझ में आ गया अवलीन? इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा नहीं था, इजी है। ये तो निकल जाएगा ना। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में आप क्या करोगे? 2, 3, 4, 5, 6, 7 सबका ऐड कर दोगे। लेस देन 6 में 1 से लेकर के 6 तक, या सिर्फ 1 में से एक 7 का माइनस कर दोगे 0.02, तो बच जाएगा 0.98। इसी तरीके से चारों आप निकाल लोगे। नेक्स्ट है पैरामीटर। अब नेक्स्ट टॉपिक है पैरामीटर। सीडीएफ से पहले एक टॉपिक और है, इस क्वेश्चन को आप अपना खुद कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक है पैरामीटर। आखिर पैरामीटर होता क्या है? पैरामीटर ऑफ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, अभी तक तो पीएमएफ हमें गिवन होता था, अभी तक पीएमएफ हमें गिवन होता था, लेकिन कभी कभी पीएमएफ हमें खुद बनाना पड़ता है फंक्शन को। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हमें खुद डिजाइन करना पड़ता है कि क्या इसका फॉर्मेट होना चाहिए, क्या फॉर्मूला तैयार करना चाहिए हमें, ठीक है।
अब जब आप उस फंक्शन को बनाओगे तो उस फंक्शन के लिए मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल आपको क्या एज्यूम करने की जरूरत पड़ गई, दैट इज पैरामीटर, जिनके बगैर आप निकाल ही नहीं सकते पीएमएफ, जिनके बगैर आप निकाल ही नहीं सकते पीएमएफ। तो जैसे हम लोग y इज इक्वल टू कुछ नहीं लिखते, मैथ्स में तो हम लोगों ने पढ़ रखा है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो इसमें x इज दी ओनली पैरामीटर जिस पे y डिपेंड कर रहा है, a और b तो हमें गिवन है, a और b कांस्टेंट पैरामीटर्स कहलाएंगे और x जो है वो हमारा वेरिएबल पैरामीटर कहलाएगा। ठीक है, तो वैसे इसमें हम लोग वेरिएबल को ही लेंगे पैरामीटर, और प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में देखते हैं हम लोग कि पैरामीटर होता क्या है। देखो जरा, एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल 3.12, देखो फिर समझाएंगे हम आपको पैरामीटर के बारे में ज्यादा डिटेल में। स्टार्टिंग एट अ फिक्स्ड टाइम, स्टार्टिंग एट अ फिक्स्ड टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम से हमने शुरू किया, वी ऑब्जर्व द जेंडर ऑफ ईच न्यू बॉर्न चाइल्ड एट अ सर्टेन हॉस्पिटल यूनिट अंटिल अ बॉय बी इज बॉर्न। हॉस्पिटल में हम लोग सर्च कर रहे हैं और तब तक हम लोग जेंडर चेक कर रहे हैं एक न्यू बॉर्न का, जब तक कि बॉय नहीं आ जाता। ध्यान से सुनना, पहली बार बॉय आ जाएगा हमें वहीं पे स्टॉप कर देना है। लेट पी बी द पी बी, ठीक है ठीक है ठीक है। अब आप इसका पीएमएफ बनाओ, गेटिंग अ बॉय, सीधा बस इतना ही दे दिया। तो यहां देखो, लेट, हम लोग लेट कर लेंगे, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ बर्थ्स ऑब्जर्व्ड, कितने चाइल्ड को हमने ऑब्जर्व किया, बी द नंबर ऑफ बर्थ्स ऑब्जर्व्ड। अब मुझे ये बात बताना, अगर मैंने 5 बच्चों को चेक किया, इसका मतलब इसमें कितने गर्ल और कितने बॉय होंगे? हाँ, क्योंकि मुझे स्टॉप कर देना है जब मुझे पहली बार बॉय मिल जाएगा। चलो आप लोग समझ रहे हो इस बातों को। तो अगर मैंने x नंबर ऑफ बर्थ्स ऑब्जर्व्ड ले लिया है, दैट मीन्स, आप इसको लैंग्वेज में समझाओगे, दैट इज xth चाइल्ड इज अ बॉय, xth चाइल्ड इज अ बॉय, एंड उससे पहले जितने भी थे टिल x-1 ऑल वेयर व्हाट, गर्ल, एंड ऑल x-1, मैंने कोई th नहीं लगाया, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पोजीशन, वी आर टॉकिंग अबाउट होल एज अ सम, all x-1 will be girl। तो हमारा कुछ ऐसा सिचुएशन होगा, गर्ल 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 कितनी बार, x-1 टाइम, और लास्ट में एक आ जाएगा b, बॉय, एक्सिथ टाइम पे। अब यहां पर पैरामीटर जो हम लोग लेने वाले हैं कि लेट p बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉय, या आप गर्ल कुछ भी ले सकते हो, लेट p बी दी प्रोबेबिलिटी, अगर हम p प्रोबेबिलिटी ले ले, स्मॉल p ऑफ गेटिंग अ बॉय, देन गर्ल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, गेटिंग अ बॉय इज p, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गर्ल इज व्हाट, या तो जो चाइल्ड है वो बॉय आएगा या फिर गर्ल आएगा, तो 1 माइनस p, या तो बॉय आएगा या गर्ल आएगा, तो वो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला 1 माइनस p हो जाना है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल 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 इतनी बार लास्ट में b इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल। आपने वो पढ़ा होगा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम 11th-12th में पढ़ा होगा कि p a इंटरसेक्शन b, मतलब p a एंड b दोनों साथ साथ होने हैं, तो दिस इज p a इंटू p b। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी में सीधा लिखेंगे p a b, इसका मतलब है a और b दोनों हो रहे हैं, किसी एक को हम रिलैक्स नहीं कर सकते, किसी भी एक को हम छोड़ नहीं सकते, दोनों के दोनों आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा p a इंटू p b। तो यहां भी सारे इवेंट होंगे, एक भी इवेंट आप गायब नहीं कर सकते, चलो थर्ड जी को भी गायब नहीं कर सकते, नहीं तो फिर एक्सिथ पोजीशन पे आपको बॉय नहीं मिलेगा, तो सारे इवेंट एक साथ होने हैं, तो सबका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई
PG इंटू PB। तो मुझे ये बताओ कि गर्ल की प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस P, 1 माइनस P से लेकर के 1 माइनस P और लास्ट में एक आ गया P। ये 1 माइनस P कितनी बार आया होगा? x माइनस 1 टाइम्स। और ये P सिर्फ 1 टाइम आया होगा क्योंकि सक्सेस तो एक ही बार मिलेगा, हमें स्टॉप कर देना है। समझ में आ रही है बात सभी को? तो ये हो जाएगा 1 माइनस P टू द पावर x माइनस 1 इंटू P। तो इस प्रोबेबिलिटी को शो करने के लिए हमें कितने पैरामीटर की जरूरत पड़ी? तो हम इसका PMF बना देंगे। हेंस PMF इज PX और लिखते इस तरीके से है x कॉमा सेमीकोलन देते हैं और यहाँ पर पोजीशन बदल देते हैं। दिस इज पैरामीटर इज इक्वल टू 1 माइनस P टू द पावर x माइनस 1 इंटू P इफ x इज अ काउंटिंग नंबर, क्योंकि बॉय और गर्ल का काउंट करना हमेशा एक होल इंटीजर नंबर आएगा। तो आप x इज इक्वल टू लिख दो 1 2 3 डॉट 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 डॉट, कहाँ जाके खत्म होना है हमें नहीं पता। और अगर कुछ और आता है अदरवाइज, अदरवाइज लिख दो सीधा, मतलब इनको छोड़ के अगर कुछ भी और आता है तो आपको ले लेना है प्रोबेबिलिटी 0। अब इसमें अभी जो हमें मिला है वो ये है, एक नया टर्म और एक ये क्या लिखने का नया फंडा? ऐसे क्यों लिखा मैंने, ऐसे क्यों लिखा मैंने? तो पहला पोजीशन सेमी कॉलन के पहले जो होता है उनको कहते हैं रैंडम वेरिएबल। सेमी कॉलन के पहले जो होता है उसको क्या कहते हैं? रैंडम वेरिएबल। और सेमी कॉलन के बाद पोजीशन हो जाता है पैरामीटर का। याद रखना बच्चे, क्योंकि अब ये हर डिस्ट्रीब्यूशन में फॉलो होगा। अब ये हर डिस्ट्रीब्यूशन में फॉलो होगा। चैप्टर 3 से आगे 3 4 5 हर जगह अब ये इस टाइप का लिखने का पैटर्न चल पड़ा है। अब खाली हम px नहीं लिखेंगे, px और कौन सा पैरामीटर इनको डिटरमाइन कर रहा है उस पैरामीटर को लिखेंगे। ठीक है, तो सेमीकोलन के पहले अभी तो फिलहाल एक ही रैंडम वेरिएबल हमें पढ़ना है चैप्टर 3 में। चैप्टर 4 में भी एक ही रैंडम वेरिएबल पढ़ना है, इसलिए सेमीकोलन के पहले तो एक ही x आएगा। लेकिन चैप्टर 5 में x1 x2 x3 इस तरीके से आने लगेंगे, तो कॉमा कॉमा करके सेमीकोलन के पहले इस तरीके से लिखेंगे। अगर 3 रैंडम वेरिएबल होंगे तो x1 x2 x3, और अगर इनको डिटरमाइन कर रहा होगा p अल्फा बीटा तो ऐसे लिखेंगे। तो सेमीकोलन के बाद ये 3 पैरामीटर के बगैर काम ही नहीं चल रहा, और वेरिएबल भी 3 है, तो ऐसे आगे देखने को मिल सकते हैं। समझ में आई बात सभी को? अब कुछ बच्चे यहाँ ये क्वेश्चन उठा सकते थे कि मैम क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते थे? px और p और q लिख देते, और गर्ल का q q q q q q q और लास्ट में p, तो ये हो जाता q टू द पावर x माइनस 1 इंटू p। बिल्कुल लिख सकते थे आप ऐसे भी, इसको भी कोई गलत नहीं मानता, दो पैरामीटर हो जाते। तो हम ना चीजों को सिंपल रखने की कोशिश करते हैं, जितना कम से कम चीजें आ सके, जितना कम से कम चीजें आ सके उतना सिंपल हम रखने की कोशिश करते हैं। तो दो की क्या जरूरत है जब हमें पता है कि p और q का सम 1 हो जाना है। जब हमें पता है कि p और q का सम 1 हो जाना है तो फिर दो रख के क्या फायदा? इसलिए ये बेटर है, इसको हम अवॉइड करेंगे। वैसे इस पे लिखने पे भी मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन अवॉइड करना चाहिए अगर आपको समझ में आ गया है तो। क्लियर बच्चे? अब इसका फिर यूज होगा आगे, एक्सपेक्टेंसी और वेरिएंस निकालेंगे तब। अभी तो सिर्फ आपको डिस्ट्रीब्यूशन समझाया गया है कि हाँ इस टाइप का भी हो सकता है, और इसको हम लोग कहते हैं बर्नौलीज। क्या कहते हैं? बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप ब्रैकेट में यहाँ कहीं लिख लो बर्नौलीज, क्योंकि दो ही चीजें हो रही है ना, या तो बॉय आ रहा है या गर्ल आ रहा है, तो बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट में पहला डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोग कवर कर रहे हैं दैट इज बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बच्चे?
हाँ सिर्फ p है। ये डिपेंड करता है, हम लोगों ने बॉय लिया है, कोई चाहता तो गर्ल का भी ले सकता था, तो उसका आता p⁻x−1 और 1 - q, सॉरी 1 - p, ऐसे आ सकता था। अब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है तो किसी एक का प्रोबेबिलिटी लेकर के तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना, उसी के टर्म्स में आएगा, ज्यादातर वही होते हैं। ठीक है, चलो ये अगर सबको समझ में आ गया, पैरामीटर ऑफ पीएमएफ मतलब मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अब इनको वेरिएबल भी कैसे कहेंगे, वैल्यूज जिनके बगैर हम निकाल ही नहीं सकते प्रोबेबिलिटी, दैट इज कॉल्ड पैरामीटर। ठीक है, तो इस क्वांटिटी को कहते हैं हम लोग पैरामीटर। तो लिख सकते हो डेफिनेशन, पैरामीटर इज अ, it is a quantity, it is a quantity which gives us the probability for each random variable assigned। हर सिचुएशन के लिए जो आपने रैंडम वेरिएबल लिया है उसके लिए ये प्रोबेबिलिटी निकालने में कैपेबल होगा, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड पैरामीटर। ठीक है, यहाँ तक बच्चे पैरामीटर कंप्लीट हो गया। पैरामीटर और भी जगह टर्म्स यूज होंगे तो आपको समझ जाना होगा, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन में अलग अलग पैरामीटर, लाइक अभी बायनोमियल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, या आज ही हो सकता है स्टार्ट हो जाए, देखते हैं कब होता है। फिर बायनोमियल होगा, पॉइसन होगा, नॉर्मल होगा, बहुत कुछ है। अभी चैप्टर 3 और 4 में सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ही डिस्ट्रीब्यूशन हमें पढ़ने हैं, हर जगह हर डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर क्या होगा ये आपको लर्न करना पड़ेगा। तो अब मेजर टॉपिक हमारा, एक नया टॉपिक चेंज हो रहा है, अब पिछली सभी बातें भूल जाओ। यस, काउंटिंग की बात कर रहे हो या वैल्यू की? काउंटिंग तो कम होगा ही, यहाँ देखो ना एक ही पैरामीटर यूज किया हम लोगों ने, पैरामीटर तो बहुत कम होता है, रैंडम वेरिएबल तो इसमें इनफाइनाइट हो सकते हैं ना। बॉय आपको किस लेवल पे मिलेगा आपको थोड़ी पता है, हो सकता है कि एक ऐसा दिन आ गया है जिस दिन आपने 500 बच्चों को चेक किया और सभी गर्ल ही निकल गई, उस दिन तो बॉय आया ही नहीं, या 501 पोजीशन पे बॉय आ गया, तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू तो काफी ज्यादा हो गई। अच्छा, आप नंबर ऑफ वेरिएबल्स की बात, अच्छा आगे चल करके तो ज्यादा भी हो सकता है, एक ही एक्स होगा। ठीक है, आपकी बात हम समझ गए। देखो बच्चे ये पूछ रहे हैं कि जैसे यहाँ पर आपने रैंडम वेरिएबल के लिए सिर्फ एक एक्स लिया है तो एक ही आ रहा है पैरामीटर p, कहीं आगे चल करके x1 और x2 दो रैंडम वेरिएबल आएंगे तो क्या वहां जरूरी है कि दो पैरामीटर आएंगे, या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं या दो से कम भी हो सकते हैं, यही आपका क्वेश्चन है ना? हाँ तो ज्यादा भी हो सकते हैं, अभी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग आगे चल करके दो दो पैरामीटर वाले। ठीक है, तो कम भी हो सकते हैं, आगे है उसका भी, नॉर्मल में भी है, कम भी हो सकते हैं। ठीक है, ठीक, यहाँ देखो CDF क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव आपको कुछ कुछ याद आ रहा है? मीडियन क्वार्टाइल डिसाइल्स निकालने के लिए हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे ना, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और हाँ, डिवोर में हर जगह जगह पे जो ग्राफ बनाया हुआ है ना पीएमएफ और सीडीएफ का, वो ग्राफ आपको नहीं देखने, वो आपके कोर्स में नहीं है। ग्राफ सिर्फ एक जगह हम लोग देखेंगे, वो है चैप्टर 4 में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, बस और कहीं नहीं देखना हमें। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ध्यान देना बच्चे, इनका रिप्रेजेंटेशन होता है कैपिटल एफ से। ये देखो पीएमएफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को अगर हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, इट गिव्स probability for x इज इक्वल टू x। ये देखो ये वेरिएबल है,
और ये पर्टिकुलर वैल्यू हो गया, मतलब ये रैंडम वेरिएबल के लिए हम लोगों ने कैपिटल एक्स लिख रखा है। जब कैपिटल एक्स की वैल्यू स्मॉल एक्स हो जाए, 1 2 3 4 कुछ भी ले लो, तब अगर आप उसको पीएमएफ में डालोगे तो वो सिर्फ उसी एक्स की प्रोबेबिलिटी देगा। पीएमएफ इसी को कहते हैं, ना उससे पहले ना उससे बाद में, सिर्फ उसी पर्टिकुलर के लिए देगा। एग्जाम्पल, पीएमएफ को एफएक्स में भी लिखते हैं या फिर पीएक्स में भी लिखते हैं। अगर मैंने F5 देखा तो दिस विल गिव ओनली प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 5 ओनली। 1 2 3 4 का इससे कोई लेना देना नहीं है, रैंडम वेरिएबल का 6 7 8 का भी इससे कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 5 के लिए ही बताएगा। लेकिन अब आ रहे हैं बड़े से फंक्शन बॉस, CDF, ये सबका बॉस है। CDF कैपिटल F से लिखा जाएगा, कैपिटल F यूज करते हैं हम लोग समझने के लिए। और अगर कैपिटल F फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू x के लिए निकालना चाह रहे हैं तो इसका मतलब है समेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज such that y is starting from the initial level। initial level अगर 0 है तो 0 लेंगे, कभी कभी नेगेटिव भी हो सकता है, कभी कभी नेगेटिव भी हो सकता है। y इज इक्वल टू, वो क्वेश्चन में लिखा रहेगा, y इज इक्वल टू 0 से कहां तक जाएंगे, x तक जाएंगे। देखो तो जरा बारी बारी से वैल्यू पुट करो, तो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है ना, एपीजीपी ये सब सीक्वेंस एंड सीरीज तो किया हुआ है, तो आप इसका मीनिंग तो समझ रहे होंगे कि ये क्या है। इसमें पहली वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू कौन सी है, ये होता है समेशन, ये होता है रनिंग वैल्यूज, और स्टार्ट हो रहा है 0 से और जाएगा x तक। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी P0 P1 P2 से लेकर के कहां तक, Px तक। तो CDF का मतलब होता है सम टिल नाउ। जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में भी स्टार्टिंग से वहां तक के फ्रीक्वेंसी का सम निकालते थे, वैसे ही यहाँ भी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मतलब है कि अगर कोई 10 पे पूछ रहा है तो पूरा शुरुआत से 10 तक का प्रोबेबिलिटी का सम, दैट इज आवर CDF। अब एक बात बच्चे कि यहाँ पर हमने y क्यों यूज किया, कोई बच्चा अगर ये लिख देता है समेशन Px और फिर x की वैल्यू 0 से x तक ले जाता है, तो ये लिखना गलत माना जाता है। अभी चैप्टर 3 में भी सीख लो, चैप्टर 4 में भी सीख लेना। वैसे तो आपके दिमाग में सही चल रहा होगा, लेकिन रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा सा उतना प्रॉपर नहीं माना जाता, क्योंकि आप अंदर में जब x को वेरिएबल मान रहे हो तो आप उसी वेरिएबल को फिक्स कैसे कर दे रहे हो कि 0 होगा। तो अंदर में किसी और को लेना चाहिए, नाम कुछ और कर देने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन अब उसकी वैल्यू आप 0 से x तक ले जा सकते हो। तो नाउ दिस y एंड x आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो हमारी कोशिश यही होगी चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में कि अंदर में जो पैरामीटर लेते हैं ना वो डिफरेंट ले, चाहे समेशन हो या फिर चैप्टर 4 में इंटीग्रेशन करेंगे तो अंदर में हम लोग अलग वेरिएबल लेंगे, लेकिन मीनिंग वही निकलेगा। आई बात? ठीक है, y इज इक्वल टू 0 से और फिर आप एक वैल्यू x तक ले जा रहे हो, लेकिन यहां पर x के लिए शुरू किया था और खुद x भी x ही है। देखो ना, खुद x भी x ही है, तो थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट लगता है कि उसी को आप फिर पुट भी कर रहे हो और उसी की वैल्यू भी पुट कर रहे हो, थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट लगता है। ठीक है, हो सकता है आप लोग इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझ पाओगे। वैसे इसको लिखोगे तो कुछ टीचर नहीं भी काटेंगे और कुछ टीचर इसको गलत भी मान सकते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं लिखा जाता है। तो CDF में आप कोशिश करो कि अंदर में आप y लिया करो और बाहर में फिर जो x की पर्टिकुलर वैल्यू है जो यहाँ दी रहेगी, दैट x वी हैव टू मेंशन एज द अपर लिमिट। तो ये मत लिखना, आप अंदर में x मत लिखना। ठीक है, अब देखो जरा। ठीक है, अब ये तो आ गया CDF। अब CDF से PDF भी निकालना हमें सीखना है। CDF से PDF निकालना सीखना है, यानी CDF का आप डेफिनेशन समझ चुके हैं
कि सी डी एफ का मतलब होता है कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू पी फॉर, हम ऐसे तो लिख सकते हैं एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स, लेकिन जब समेशन में लिखेंगे तो अंदर में पी वाई आप लिखना, और यहाँ पर y जो है वो स्टार्ट होगा 0 से और जाएगा स्मॉल x तक। ठीक है, आप उस यस, अच्छा अब सही है, देखो अभी ठीक हो गया। ठीक है, अभी मैंने बस यही बताया है कि CDF जो है उसकी डेफिनीशन हो गई, ये CDF की डेफिनीशन हो गई ये कि सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज टिल द लास्ट वैल्यू ऑफ द गिवन x। ये जो x होता है ये लास्ट वैल्यू होती है, स्टार्टिंग तो हम हमेशा इनिशियल से ही करेंगे। तो लिखते वक्त तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स पी के अंदर में लिख सकते हैं, लेकिन जब समेशन वाला नोटेशन यूज करेंगे तो आप अंदर में x मत लिखना, वहां y लिखना और y की वैल्यू 0 से लेकर के x तक जाना। ठीक है, क्योंकि अगर आपने यहां पर अगर ये वाला यूज कर दिया, आप खुद ही सोचो पी एक्स और x की वैल्यू 0 से x, तो अब आप खुद ही कंफ्यूज नहीं हो कि x कांस्टेंट है या x वेरिएबल है, कुछ पता ही नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पर तो हम कांस्टेंट्स डालते हैं जिनकी वैल्यू हमें पता है कि 0 1 2 3 4 x तक ही जाना है, तो फिर वही अंदर में वेरिएबल कैसे हो गया? तो थोड़ा सा आर्गुमेंट में डिफरेंसेस आने लगते हैं, इसलिए आप अभी से इन बातों को समझ लो ताकि छोटी छोटी मिस्टेक आपसे ना हो। कई कई इंटेलिजेंट बच्चे ये मिस्टेक कर जाते, तो अंदर में y यूज करना है और फिर जाना है x तक, जब समेशन का नोटेशन यूज कर रहे होंगे तो। अब यानी आप ये तो समझ गए कि पीएमएफ से अगर सीडीएफ जाना है तो हम सम करते हैं, पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर सीडीएफ से पीएमएफ आने का भी एक क्वेश्चन करेंगे, दो क्वेश्चन करना हमें जरूरी है। तो अगर बुक है आपके पास तो एग्जाम्पल आप देख सकते हो 3.13, जिनके पास बुक नहीं है कोई बात नहीं। स्टोर कैरीज फ्लैश ड्राइव्स विथ इधर, और अगर कुछ बच्चे बहुत दिनों बाद आए हैं भूल गए तो उन्हें बता दें कि हमारी कम से कम 3 मीटिंग तो लगी जाती है क्लास में, तो क्वेश्चन लिखते लिखते हो सकता है कि मीटिंग खत्म हो जाए, तो नेक्स्ट मीटिंग आपको सेम आईडी और सेम पासवर्ड से ज्वाइन करना है। देखना ध्यान से सुनो जिनके पास बुक नहीं है। A store carries flash drives with either 1 GB 2 GB फ्लैश ड्राइव्स हैं उनके पास, ऑप्शंस में 4 GB 8 GB और 16 GB वाले हैं ऑफ मेमोरी। The accompanying table gives the distribution of y. Y is a random variable, इन्होंने समझा रखा है। The amount of memory in a purchased drive, जो आपने परचेज किया है उसकी कितनी जीबी है, दैट इज उसकी वैल्यू को हम डाल देंगे y पे, और इन्होंने हमें दे रखा है टेबल, देखो जरा y और py हमें दे रखा है, क्वेश्चन में तो ऐसे ही लिखा हुआ आएगा ना हॉरिजेंटली, उसको हम बाद में वर्टिकल में कन्वर्ट करेंगे, अभी क्वेश्चन को कॉपी कर रहे हैं बच्चे। 1 2 4 8 16 इतने ही फ्लैश ड्राइव है ना, इसका अमाउंट ऑफ मेमोरी इन परचेज्ड ड्राइव, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी है y का, प्रोबेबिलिटी है y का 0.05 0.10 0.35 0.40 0.10, ये क्या है कोई मुझे बता सकता है? 0.10 किस चीज की प्रोबेबिलिटी है? हाँ, अगर एक कस्टमर घुसा है स्टोर में और उसने परचेज किया है और आते वक्त जब गेट पे नहीं चेक करता, वो वॉचमैन जो होता है गेटमैन, वो चेक करता है बिल, तो उसे 0.1% मिलेगा 16 GB का बिल, यानी एक अगर 100 बंदे हैं तो 100 में से कितने आ जाएंगे, ये 10% का हो गया ना, 10 बंदे जो हैं वो 16 GB वाला परचेज कर रहे हैं, इट इज दैट प्रोबेबिलिटी गिवन टू अस। अब इन्होंने कहा है फाइंड कंस्ट्रक्ट CDF टेबल, ये तो PMF टेबल है ना, व्हाट इज दिस? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन टेबल।
अब हमें कंस्ट्रक्ट करना है CDF टेबल। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? अब ध्यान से सुनो। CDF टेबल के लिए हमें इस तरीके से तैयार कर लेना है। पहले जो y दिया हुआ है उसको वर्टिकली लिख लेना। हमेशा क्वेश्चन में जो भी y और py दिया होगा उन दोनों को वर्टिकली 2 कॉलम में अरेंज कर देना। तो 1 2 4 8 16 एंड व्हाट इज py 0.05 0.10 0.35 ऊपर में स्क्रीन पे दिख रहा है 0.40 0.10। अब हमें CDF निकालना है। तो कैपिटल F रैंडम वेरिएबल कौन कौन सी है? 1 2 4 8 16। अब अगर आप कैपिटल F के अंदर इन्हीं रैंडम वेरिएबल को पुट करना चाहते हो, तो ये हो जाएंगे। जैसे इसके अंदर मैंने 1 डाल दिया। क्या डाल दिया मैंने? 1। तो इसका मतलब है कि जितना भी रैंडम वेरिएबल आ रहा है, चलो ऐसे लिख देते हैं, P फॉर x लेस देन इक्वल टू 1। मुझे बताओ 1 से नीचे कोई भी है रैंडम वेरिएबल क्या हमारे टेबल में? मिनिमम रैंडम वेरिएबल तो 1 से ही शुरू हो रहा है ना। 1 के पहले क्या है? कोई 0 है? कुछ है? नहीं है ना। तो 1 तक में सिर्फ ढूंढने से एक ही मिलेगा 1 एंड दैट इज 0.05। तो हम बगल में अपना एक टेबल तैयार कर रहे हैं बच्चे FY का, ध्यान से देखना। तो F1 की वैल्यू कितनी आ गई? 0.05। ये किसको किसको नहीं समझ में आया? अगर ये नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट में शायद आपको ज्यादा समझ में आ जाए। ये देखो कैपिटल F2 लिखा, तो CDF के अकॉर्डिंग x जो है वो 2 तक जाएगा। हमारे पास अवेलेबल क्या क्या है देखो तो, क्या क्या अवेलेबल है? 1 और 2, ये दोनों इस कैटेगरी में लाइक कर सकते हैं। दिख रहा है आपको? ये देखो इस बार 1 और 2 आ जाएंगे दोनों। तो हम लिख देंगे P1 प्लस P2। तो एक तरीके से इन दोनों का सम नहीं हो रहा। तो जैसे हम पहले CDF निकालते थे, बात तो वही हो रहा है। इन दोनों का सम करके यहाँ डाल दो, यानी 0.05 प्लस 0.10 कितना आ गया? 0.15। लिख दिया यहाँ पर 0.15। अब देखो कैपिटल F एट 3 CDF बनाना है, तो Px लेस देन इक्वल टू 3 चलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास 1 है, 2 है और 3 है। तो बात तो वही आ गया। इन दोनों को सम करके यहाँ डाल देना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 2 तक का है। अच्छा 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 अच्छा, 3 मैंने लिखा है ना। नेक्स्ट रैंडम वेरिएबल क्या है? 4 है। 4 लिखना चाहिए था, यहाँ आ गया 4। ऐड कर देंगे तो यहाँ तक का तो है ही 0.15। नाउ सी, तो P1 और P2 तक का तो हमने निकाला ही हुआ है ना 0.15। बस इसमें P4 ऐड कर देना था 0.35। ये कितना हो गया? 0.50। तो यहाँ आप लिख दो 0.50। नेक्स्ट, अब आप समझ चुके हो। यहाँ पर कैपिटल F 8 का जब निकालोगे तो Px लेस देन इक्वल टू 8। तो बस यहाँ तक आया ही हुआ है। इसी में आप इसको ऐड करके यहाँ लिख दो 0.90 और इसमें ऐड करके यहाँ लिख दो 1। दिस इज, हाँ हाँ उसी तरीके से लिख देना है। तो थर्ड कॉलम तो CF जैसा ही बना देना है बिल्कुल। P फॉर x लेस देन इक्वल टू 16 इज इक्वल टू 1। अब अभी CDF बना नहीं है, अभी देखो कैसे बनाएंगे। अब आपसे सवाल पूछते हो, आप लोग ध्यान से सोच समझ करके जवाब देना कि अगर मैंने आपसे कहा कि कैपिटल F एट 1.5 निकालो, क्या होगी इसकी वैल्यू? कोई मुझे बता सकता है?
x लेस देन इक्वल टू 1.5 चाहिए, लेकिन है क्या हमारे पास अवेलेबल क्या क्या है हमारे पास 1.5 से नीचे कौन कौन से रैंडम वेरिएबल है? क्या है? बस एक ही है। तो इसको क्या हम ये नहीं लिख सकते कि ये भी कैपिटल F1 के ही इक्वल आएगा? यानी एक तरीके ये समझ गए तो बहुत बड़ी बात है। अब CDF आप लिख लोगे, यानी f ऑफ 1 और 2 के बीच में, 2 तक नहीं जा रहे हैं हम, 2 से जस्ट पहले चाहे आप जहां तक भी रुक जाओ, F1, F1.1, F1.78, इवन F1.999999 कुछ भी ले लो, सबकी वैल्यू एक ही आएगी, क्योंकि 1, 1.1, 1.78, 1.99 के नीचे एक ही रैंडम वेरिएबल है, वो है 1, और वहां तक की प्रोबेबिलिटी सबके लिए इक्वल आएगी 0.05। तो एक तरीके से हम इसका डेफिनेशन बना सकते हैं। ध्यान से देखो CDF। यस, लास्ट वाला रिपीट कर दे, उससे अच्छा एक नया बना लेते हैं, नया नया डिस्कस कर लेते हैं। f ऑफ 2 कितना होगा, f ऑफ 2.9 कितना होगा, f ऑफ 3.3 कितना होगा, f ऑफ 3.9 कितना होगा? यस अरजीत आप बताओ, f ऑफ 2 कितना हो जाएगा? हाँ तो वो तो निकाला ही हुआ है ना हम लोगों ने, कैपिटल F ऑफ 2। अब कैपिटल F, ऑल दीज आर कैपिटल F, स्मॉल f से आप कंफ्यूज मत करना। कैपिटल F ऑफ 2.9 कितना होगा? 2.9 से छोटे कौन कौन से हैं रैंडम वेरिएबल? बस 1 एंड 2 ही आ रहे हैं। तो एक तरीके से दिस इज इक्वल टू कैपिटल F2, यानी जब तक हम नेक्स्ट रैंडम वेरिएबल पे जंप नहीं कर रहे हैं, तब तक CDF की वैल्यू हर लेवल पे सेम आएगी। इसको बस दिमाग में एक बार समझ करके सेट कर लेना है, क्योंकि जो आगे लिखने वाले हैं उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी को डेफिनेशन लिखने में। तो एक बात देखो तो जरा, इसके लिए हम एक लैंग्वेज बना सकते हैं कि कैपिटल F, अभी रुक जाओ, अभी होल्ड करो, कैपिटल Fy इज इक्वल टू, कैपिटल Fy इज इक्वल टू F1 तक का कितना है 0.05 ना, तो 0.05 इफ y कहां से कहां है, 1 तो ले सकते हैं, 1 पे भी 0.05, लेकिन 2 तक नहीं जाना बच्चे, हमें 2 पे डाल देंगे ओपन इंटरवल। अब बताओ कि ये इंटरवल किनको किनको नहीं समझ में आया, ये मैंने क्या लिखा है। अगर मेरा रैंडम वेरिएबल 1 इंक्लूडिंग 1 से लेकर के एक्सक्लूडिंग 2 के बीच में कुछ भी होगा, हर बार वैल्यू 0.05 ही आएगी। सबको आ गया समझ में ये? अब ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो इस एग्जाम्पल को उसमें करते हैं। यस, कौन पूछ रहा था, क्या बोलो बच्चे? या अभी आप थोड़ी देर वेट करो, एक और एग्जाम्पल से इसी तरीके से समझा देते हैं। पहले इसके लिए एक बनाओ, इसके लिए एक इंटरवल के बारे में सोचो कि Fy हो जाएगा 0.15 जब तक वो 2 से लेकर के 4 तक नहीं पहुंच जाता। 4 नहीं लेना हमें, 4 पे तो बदल जाएगा ना, 0.50 सीधा जंप करके हो जाएगा, क्योंकि उसमें 4 भी घुस जाएगा एक रैंडम वेरिएबल। लेकिन 4 से पहले पहले अगर 4 पे हम ऐसा ओपन वाला इंटरवल डाल देते हैं और यहां पर ले लेते हैं 2, तब तो ठीक है। 2 पे 2.1, 2.3, 2.4, 3, 3.1, 3.2 ऐसे कोई भी रैंडम वेरिएबल लोगे, सबके नीचे तो यही दोनों आएंगे ना बारी बारी से। कौन से दोनों? 1 और 2। तो हर बार वैल्यू 0.15 ही निकल करके आएगी। ये इंटरवल आ गया समझ में बच्चे? तो चलो अब ऐसे ही हमें सारे इंटरवल्स बनाने हैं। कहाँ लिखे ये स्क्रीन? चलो यहाँ बगल में लिख देते हैं ताकि आपको सब समझ में आ जाए। यहाँ लिख देते हैं और फिर नीचे में कॉपी करेंगे।
इतना छोटा फॉन्ट दिख रहा है या प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों को देखने में? ठीक है, ठीक है, तो चलो यहां लिख देते हैं एफ वाई इज इक्वल टू, अब देखो इसका सीडीएफ बना रहे हैं तो हेडिंग तो लिखने दो, इट्स सीडीएफ इज, इट्स सीडीएफ इज, अब सीडीएफ को फाइनली हम लोग लिखने जा रहे हैं, कैपिटल एफ वाई इज इक्वल टू, ये देखो जरा कि ये तो तब के लिए था जब y इज बिटवीन 1 एंड 2, लेकिन हमने तो इस बारे में सोचा ही नहीं कि y अगर 1 से छोटा होगा तो क्या होगा, कोई मुझे बता सकता है? इफ, सोचो सोचो, सोच के जवाब दो। हाँ, y अगर 1 से छोटा है, अरे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी क्या आती है? तो p फॉर y लेस देन 1 इज इक्वल टू 0, इसलिए इसका सीडीएफ भी क्या आएगा? 0, तो कैपिटल एफ y विल बी 0, यानी 1 से छोटा अगर कोई है तो उसका सीडीएफ आएगा 0। इसको हम बहुत ही स्लोली और बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं कि एक बार में ही बच्चों को समझ में आ जाए, जहां नहीं समझ में आएगा वहीं टोको, वहीं 2 बार 3 बार पूछो। फिर से सुनो, सीडीएफ निकालते समय कोई बंदा आपसे ये भी पूछ सकता है कि व्हाट विल बी एग्जाम्पल, जैसे सीडीएफ ऑफ 0.8, तब आप क्या बोलोगे? ये कैसा सवाल पूछ दिया आपने, ऐसे मत पूछो, 1 से ऊपर ही पूछो। वो बोलेगा क्यों, मैं तो पूछ सकता हूँ, कोई भी वेरिएबल ले सकता हूँ। तब आप कहोगे हमारा स्टार्टिंग ही 1 से हो रहा है, दिख रहा है पर्पल वाला जो अभी मैंने किया है, स्टार्टिंग ही 1 से हो रहा है, तो 0.8 आपने क्यों पूछा? भैया मैंने पूछ ही दिया, तो आप इतना चिड़ क्यों रहे हो, आप लिख दो 0, क्योंकि है ही नहीं रैंडम वेरिएबल 0.8। तो सबसे पहला सीडीएफ में 0 लिखेंगे इफ स्टार्टिंग वैल्यू से छोटी है 1 इज इक्वल टू, गलती से मत लगा देना, अगर इज इक्वल टू लगा दिए तो फिर इसको इंक्लूड करना पड़ जाएगा 0.05 को। ये बात सबको समझ में आई? 0 मैंने लिखा, अगर y 1, यस पूछो पूछ, हाँ नहीं, ऐसा ले सकते हैं, ये आप अपने दिमाग से निकाल दो कि डिस्क्रीट पॉइंट्स में नहीं हो सकते। डिस्क्रीट का मतलब होता है आप एक बार में एक वैल्यू ले रहे हो, आप कोई इंटरवल नहीं ले रहे हैं, ठीक है? डिस्क्रीट, हाँ, डिस्क्रीट में ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0.1, 0.2, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं 0.3। अब इसका मतलब है कि अगर 0.1 दे दिया है तो नेक्स्ट रैंडम वेरिएबल इज 0.2, तो इसके बीच में और कोई आप नहीं ले सकते, बीच का इंटरवल इज नॉट प्रोवाइडेड टू अस, ये मतलब होता है। तो सीडीएफ, यस, सीडीएफ में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बीच वाले भी हो सकते हैं, कोई भी, ठीक है? सीडीएफ में कोई भी वैल्यू हो सकती है, इनके बीच में भी हम लोग लेकर के, वही तो है कि वो लेने का मतलब क्या है, जब बीच वाले का भी उसके नीचे तक ही आएगा, लेकिन क्वेश्चन में आ जाता है। सीडीएफ में क्यूमुलेटिव है और इसमें पूछा जा सकता है बीच वाले वैल्यूज के लिए भी, ऐसा नहीं है कि जो एक्स में है या जो वाई में है उस वही सेम सीडीएफ में भी पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। और क्योंकि ऐसा लेने में कोई दिक्कत भी नहीं है, अभी पहले एक बार सीडीएफ निकालना सीख लो, हो सकता है आपको आपका जवाब उसी के बीच में मिल जाए। अगर नेक्स्ट लेवल क्या है, अगर y इज इक्वल टू 1 है, ध्यान से सुनना, अगर y इज इक्वल टू 1 है लेकिन 2 तक नहीं जाने दे रहे हम y को, तब सीडीएफ वही होगा जो 1 का है, यानी कि 0.05। अब है इफ y जो है वो 2 ले लेगा और 2 के बाद नेक्स्ट कहां तक जाएगा, इसमें हम लोग बच्चे सोचेंगे 4 तक। मैंने कुछ गलती की है? हाँ, 4 को इंक्लूड नहीं करना है, तब आएगा 0.15। उसी तरीके से 4 और 8 के बीच में अगर कोई हमसे पूछ दे कि फाइंड द सीडीएफ एट 5, 6, 7 कुछ भी, तो हम कहेंगे भाई 5, 6, 7 तो हमारा रैंडम वेरिएबल है ही नहीं,
आपने पूछ दिया है 7 के लिए CDF निकालो, तो 7 के लिए CDF वही आएगा जो 4 तक का था, वही एप्लीकेबल होगा 7 के लिए भी। तो हम 4 वाला ही डाल देंगे 0.50 इफ y इज बिटवीन 4 से लेकर के कहाँ तक, 8 तक, और फिर हो जाएगा 0.90 इफ y इज, अब तो लिखने का तरीका आ गया समझ में, 8 से 16 तक। अब जरा समझो 1 यहाँ पर क्या लिखें y के लिए, जल्दी बताओ, y का रेंज क्या होना चाहिए? हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 16, क्योंकि कोई 20 पूछ दे, कोई 100 पूछ दे, कुछ भी पूछ दे, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। बेटा इसके लिए ना ग्राफ आपको पढ़ना पड़ेगा, जो आपने सवाल पूछा है कि बीच में क्यों होगा, ग्राफ में इसका बनता है, आपके सिलेबस में है नहीं ग्राफ। जैसे यहाँ पर 1 है, 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 4 होगा, 4 के बाद फिर बहुत आगे जाकर के 8 होगा। यस तरुण पूछो। कैसे 1 से 4 तक कैसे सेम होगा? नहीं, एक मिनट, आप पे भी आ रहे हैं, आपके क्वेश्चन को हम फिर से सुनेंगे। फिर 16, अब देखो ना बच्चे, इसका CDF का जो फंक्शन बनाते हैं, तो 1 पे कितना आया है, 1 पे आया है 0.05, इस पे कुछ आया है 0.15, फिर 0.50, इस तरीके से। तो यहाँ से यहाँ तक चलता है सेम, फिर यहाँ से यहाँ तक चलता है सेम, फिर यहाँ से यहाँ तक चलता है सेम, ठीक है। तो बीच के वैल्यू के सामने भी इसके ग्राफ को कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए ना हम लोग, ये इस तरीके से चलता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर जैसा ही चलता है। तो आगे चल करके ना कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बनाने के लिए हम लोग जबरदस्ती इनको जोड़ देते हैं, यानी बीच के भी सभी वैल्यूज के लिए CDF अप्लाई हो सकता है। 1.1, 1.2, 1.3, इस तरीके से बीच की वैल्यूज भी हम ले सकते हैं CDF में, क्योंकि CDF का वेरिएबल कुछ अलग है, PDF का वेरिएबल कुछ अलग था। CDF का वेरिएबल टोटल सम है, सम करके कुछ ज्यादा भी आ सकता है, कुछ कम भी आ सकता है, ठीक है। हाँ जी तरुण, आपने क्या पूछा था? आप, ठीक है, आप इंटरवल को बनाना चाहते हो 1 से 4 तक, यही कहना चाह रहे हो ना कि इंटरवल मैम आप एक ही बार में इतना बड़ा इंटरवल बना दो, y इज बिटवीन 1 से लेकर के 4, ऐसे लिखना चाहते हो आप? कैसे सेम होगा? अगर आपने y को पूरा 1 से 4 तक इंक्लूड कर लिया है, तो मुझे इसका जवाब दो, और यहाँ पर क्या लिखोगे, जल्दी बताओ। 1 पे कुछ और है, 0.05 है, और 4 के बीच में जब आप बढ़ रहे हो 2 पे डिफरेंट हो जा रहा है, तो अब आप क्या लिखोगे, 0.05 या फिर 0.15? खुद फंस गए ना अपने जाल में, आ गया समझ में, ठीक है, क्योंकि वैल्यू ब्रेक हो रही है। और किन्हीं को कुछ पूछना है बच्चे? PMF से CDF बनाना आ गया हमें, तो PMF से CDF बनाते वक्त आपको याद रखना है, तो इस पूरे चीज को आपको प्रैक्टिस करना है घर पे खुद से। इंटरवल बनाने में शुरुआत में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, एक दो क्वेश्चन करोगे तो अपने आप इसमें बनाना आ जाएगा। तो पहला स्टेप ये है कि जैसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स में मीडियन निकालने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे, वैसे ही आपको निकाल देना है ये FY, और FY निकालने के बाद ये इसी तरीके से आ जाएगा FY। उसके बाद से फिर आपको CDF डिसाइड करना है। CDF में एक बार अगर समझ गए और दिमाग में घुस गया, तो आप ये जान जाओगे कि हमेशा हम अपर इंटरवल को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं और लोअर को इंक्लूड कर रहे हैं, ये आपको ध्यान देना है। और बस जो जो रैंडम वेरिएबल है, उस प्रीवियस रैंडम वेरिएबल से नेक्स्ट रैंडम वेरिएबल तक का इंटरवल हमें डिसाइड कर लेना है। क्लियर बच्चे? तो इसी क्वेश्चन को आप 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करना, PMF से CDF बनाने वाला। ग्राफ आपको नहीं करना है। अब CDF से कभी कभी हमें CDF टेबल दिया होता है और हमसे पूछा जाता है PMF। कभी कभी CDF दिया होता है और पूछा जाता है PMF।
अगर आपके पास बुक है तो यू कैन जस्ट सी क्वेश्चन नंबर 23. A consumer organization that evaluates new automobiles customarily reports the number of major defects in each car examined. इन्होंने x ले लिया, let x be number of major defects, number of major defects in a randomly selected car. CDF is given, CDF is given. ध्यान से देखो, कैपिटल F स्मॉल x ऐसे करके दिया हुआ है. 0 अगर x लेस देन 0 है, 0.06 अगर x 0 से 1 है, तो अब आप समझ गए होंगे. 19 x अगर 1 से 2 है, 0.39 x अगर, इस बार रिवर्स चलना है हमें, 2 से 3 है. नेक्स्ट है x इज 3 से 4 और कितनी प्रोबेबिलिटी है 0.67. जिनके पास बुक है वो लोग देख रहे होंगे, जिनके पास बुक नहीं है कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो हम लिख ही रहे हैं. ये CDF हमें गिवन है. x इज फ्रॉम 5 to 6.97. ये बुक में कहीं भी नहीं समझाया हुआ है, लेकिन सीधा एक्सरसाइज में हम लोगों को पता है कि ये आता है पेपर में. ए पार्ट में पूछा है, ए पार्ट में P2 हमें फाइंड आउट करना है. दिस इज स्मॉल p, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 2 हमें फाइंड आउट करना है. B में है p फॉर x ग्रेटर देन 3 चाहिए. C में है p फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 5. और D में है p 2 से बड़ा x और 5 से छोटा. अब बच्चे देखो, यहां दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन आ गया. इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में. तो पहला ए पार्ट P2 का चाहिए. तो P2 के लिए अगर मैंने कैपिटल F2 लिख दिया, कैपिटल F2 लिख दिया, तो इसका मतलब ये जो है 0 1 2 3 4 5 6 ये सब बता रहे हैं कि रैंडम वेरिएबल इसमें ना ऐसे कुछ रहा होगा. 0 1 2 3 4 5 6 शुरुआत में जो PMF का टेबल दिया होगा. तो कैपिटल F2 लिख दिया, तो क्या ये सही है? कैसे? दोनों तो बिल्कुल अलग अलग है. ये तो सिर्फ प्रोबेबिलिटी 2 के लिए, लेकिन ये तो पूरा 0 1 2 तीनों का निकाल दिया. अगर हम इसमें से 1 तक का माइनस कर दें, तो अब आप समझ रहे हो. अब थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करने दो. अब आप समझ रहे हो कि मैंने क्या किया है. इसका मतलब है P0 P1 P2 और इसमें से मैंने माइनस कर दिया P0 प्लस P1. तो देखो ना, बच नहीं जाएगा P2 नहीं बच जाएगा. तो अब मुझे वैल्यू बताओ, वैल्यू कैपिटल F2 की वैल्यू कितनी होगी और कैपिटल F1 की वैल्यू कितनी होगी, जो इंटरवल है देख करके बताओ. सबसे पहले कैपिटल F2 की वैल्यू कितनी होगी? हाँ देखो, यहां पर इंक्लूडेड है ना, इसके सामने ले लेंगे. और 1 की 1 यहां इंक्लूडेड है तो 0.19. तो बस ये छोटा सा एक बार बस समझाना होता है, ये एक ही बार में समझ में आ जाता है. सो दिस इज 0.20. अब तो आप लोग फटाफट निकाल लोगे. इसमें बताओ तो Px ग्रेटर देन 3 के लिए क्या स्टेटमेंट बनना चाहिए CDF के टर्म्स में? 3 से ऊपर चाहिए मुझे, 3 नहीं चाहिए. यानी 1 माइनस कैपिटल F3 हटा दो. आ गया समझ में? पूरे प्रोबेबिलिटी का सम तो 1 होता है. 1 में से अगर आपने 3 तक का हटा दिया, 0 1 2 3 सारे निकल गए, तो अब बचा क्या? 3 से जो बड़े होंगे 4 5 6 7 जो जहां तक होगा वो सब आ जाएगा. तो 1 माइनस F3 निकाला था हमने, समझ में आ गया सभी को? 3 में आ जाएगा 0.67.
सबको बी पार्ट आ गया समझ में? 3 भी नहीं चाहिए, यहाँ पर इज इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, इसलिए हम लोग बहुत ही आसानी से F3 तक का हटा देंगे, क्योंकि कैपिटल F3 में 3 इज इंक्लूडेड हेयर, हमें नहीं चाहिए तो हटा दो। रिमूव करने वाले में तो 3 आ ही सकता, रिमूव कर दो। सी पार्ट इज, इसमें सोच समझ के आपको बोलना है, इंक्लूडेड बिटवीन 2 and 5, सोचो सोचो। और डी पार्ट है एक्सक्लूडेड। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सोच लिया किसी ने सी का? टू भी रखना है, 5 भी रखना है, तो ध्यान से बोलो तो सही, गलत या सही? यस। ठीक है, एक जवाब आया, F5 माइनस F1 करेंगे। और कोई जवाब? यही आएगा। देखो, यस, और अगर किसी का डिफरेंट है तो बोलो। देखो, F5 में 0 1 2 3 4 5 सारे आ गए, और 2 बच्चे गलती कहाँ करते हैं कि वो सीधा जल्दीबाजी में F5 में से F2 माइनस कर देते हैं, तो भैया 2 भी आपका निकल जाएगा, यहाँ तो 2 रखना है। ये क्या गलती कर दी आपने? कैपिटल F2 में तो 2 भी इंक्लूडेड हो जाएगा ना, तो निकलते समय वो 2 को भी खींच ले जाएगा, तो फिर आपका 2 बचेगा कहाँ? इसलिए 2 से नीचे जो भी रैंडम वेरिएबल आपके पास अवेलेबल है वहां तक का माइनस करो। यहाँ तो आसानी से हमें सारे रैंडम वेरिएबल लर्न ही हो गए हैं, 0 1 2 3 4 5 6, सभी 0 से 6 तक है। तो पता है कि 2 से नीचे कौन सा आना है? 1 आना है, तो ये लिखना गलत होगा, ये सही है। और इसमें क्या करेंगे? डी वाले में सबको समझ में आ गया? F5 5 तो रखना है, F5 में 5 है, और मुझे 2 नहीं लिखना, 1 तक का हटा देना है, तो F1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसमें बताओ डी में, पहले ये तो पता लगाओ कि ये चाहता क्या है। x इज इक्वल टू 3 और 4, बस दो ही वैल्यू चाहता है ये, तो इसलिए हम लोग कौन सा लेंगे? F5 लेंगे क्या, या 4 लेंगे? क्या लेंगे यहाँ पर? 4 लेंगे। 4 में 0 1 2 3 4 सब आ जाएंगे, लेकिन मुझे कहाँ तक का नहीं चाहिए? 2 तक का नहीं चाहिए। 3 से चलेगा, 2 पे इस बार इज इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, तो 2 को हटाना है, तो माइनस F2। यही 4 होते हैं, लेस देन एक, ग्रेटर देन एक, बिटवीन इंक्लूसिव एक, बिटवीन एक्सक्लूसिव। तो CDF से प्रोबेबिलिटी निकालने का क्वेश्चन है ये, ठीक है। हाँ, वैसे भी कर सकते हो। इसका कहना है कि मैम हम लोग एक अलग से अगर बगल में एक टेबल बना दें, x की वैल्यू लिख दें 0 1 2 3 4 5 6। अब 0 के लिए प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो देखो तो जरा CDF कितना है? लेस देन 0 तो 0, लेकिन यहाँ पर 0 में इंक्लूड कर लिया 0.06, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0.06, क्योंकि 0 पे भी उतना ही है। और 1 के लिए फिर 0.19 में से माइनस करके लिखते चलेंगे, यानी 0.13। बात आ रही है समझ में बच्चे सभी को? क्योंकि ये ऐड करके आया है, तो वहां सब्ट्रैक्ट करके लिखते चलेंगे। ये 0.39 जो है वो पूरा 3 से पहले तक का है, यानी F2 है। F2 में से अगर हम F1 को माइनस कर देंगे तो आ नहीं जाएगा 0.20। फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके इसमें से इसको जल्दी जल्दी बताते चलो, उसको लिख दोगे पूरा, तो ये आपका PMF मिल गया, और फिर वहां से आप निकाल दोगे। ये भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया CDF से PMF फाइंड करने का तरीका। सब्ट्रैक्ट, सॉरी कहाँ चला गया, यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है बच्चे। यहाँ पर क्या करना पड़ता है? यहाँ पर लिखना था मुझे, सब्ट्रैक्ट करते हैं प्रीवियस में से पहले वाला। इसको मुझे साइड में लिखने दो, ताकि आप अगर बाद में भी अगर देखोगे स्क्रीनशॉट तो आपको समझ में आएगा कि ये आया कहाँ से था। अच्छा, इसको समझाना है, 0.19 माइनस 0.06
दिस इज 0.39 माइनस 0.19. नेक्स्ट क्या हो जाएगा 0.67 माइनस 0.39. नेक्स्ट इज 0.92 माइनस 0.67. नेक्स्ट इज 0.97 माइनस 0.92. नेक्स्ट इज 1 माइनस 0.97. क्लियर? तो ये हो गया तरीका CDF से PMF बनाने का. बहुत बड़ी चीज आपने आज सीख ली, PMF से CDF बनाना और CDF से PMF बनाना. ये बहुत बड़ा रोल हो गया. एक क्वेश्चन तो इनका पक्का पक्का आना ही आना है, PMF से CDF और CDF से PMF, या CDF का यूज करके इस टाइप के क्वेश्चंस में से कोई दो पार्ट दे देंगे आपको करने को. क्लियर बच्चे? किन्हीं को कोई डाउट है तो इसमें पूछो. नहीं है डाउट? ठीक है. अब 3.2 में एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है. और वो हमारा भी आज का लास्ट क्वेश्चन होगा. उसके बाद से नेक्स्ट क्लास में एक्सपेक्टेंसी और वेरिएंस शुरू हो जाएगा. एक्सपेक्टेंसी एंड वेरिएंस, वो थोड़ा सा न्यूमेरिकल होगा तो ज्यादा मजा आएगा. एग्जाम्पल 3.14 है आपके बुक में. एग्जाम में कैसे आ सकता है सीध, क्योंकि एग्जाम में इतना बड़ा एग्जाम्पल लिखना वो लोग जरूरी नहीं समझते. एक ही लाइन में जो क्वेश्चन होने वाला था उसको वैसे ही लिख देते हैं. फाइंड CDF फॉर बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन. और रेफरेंस में आपको दे देंगे बर्थ वाला एग्जाम्पल, लैंग्वेज दे देंगे आपको. बर्थ वाला एग्जाम्पल याद है ना, वो बॉय के आने वाला. तो आपको याद है, और एग्जाम में आप पूरा उस एग्जाम्पल को टाइप कर देंगे, बर्थ वाले एग्जाम्पल को, क्योंकि वो आपको कम से कम नंबर और कम से कम डेटा देना चाहते हैं. लैंग्वेज जितना मर्जी देते हैं स्टैट्स में, लैंग्वेज से उन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो फंक्शन के फॉर्म में देना सोचते हैं कि दे देंगे ना तो बच्चा तुरंत क्लिक कर जाएगा और सीधा आगे बढ़ जाएगा. तो वो फंक्शन भी आपको खुद ही बनाना होगा. तो आप फिर से उसी तरीके से शुरू करोगे. लेट x बी नंबर ऑफ चाइल्ड, जैसे हमने आज का पहला एग्जाम्पल किया था, पहला या सेकेंड एग्जाम्पल था. नंबर ऑफ चाइल्ड इन्वेस्टिगेटेड. तो ऐसा कुछ सीन बना होगा. तो प्रोबेबिलिटी फॉर गर्ल 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 बॉय. और कुछ कुछ बीच में लैंग्वेज मैंने छोड़ दिया है, वो आप समझ जाना कि क्या है. लेट p बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉय. तो गर्ल का अपने आप 1 माइनस पी हो जाएगा. तो 1 माइनस पी टू द पावर x माइनस 1, और लास्ट में हो जाएगा बॉय के लिए p. ये हम लोगों ने बना लिया है, इसलिए डायरेक्टली भी मैंने लिख दिया p फॉर x, रैंडम वेरिएबल है, पैरामीटर है p, इज इक्वल टू 1 माइनस पी एक्स माइनस 1 इंटू पी. यहाँ तक में किसी को कोई डाउट? ये एग्जाम्पल करा रखे हैं इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया. आपको आएगा तो आपको पूरा वैसे यहाँ तक बढ़ना पड़ेगा, पूरा एक दो लाइन बीच बीच में डाल करके. अब इसका बच्चे हमें CDF निकालना है. CDF, ये तो PMF है, ये तो PMF है. इसका CDF कैसे निकलेगा? तो कैपिटल F(x) इज इक्वल टू P x लेस देन इक्वल टू x. और मैंने आपको समझाया था कि समेशन में लिख देना P y, y की वैल्यू शुरू होगी. इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में x की वैल्यू क्या थी? 0 1 2 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक. कहाँ तक जाएगा कुछ पता ही नहीं है. और 0 था. अच्छा हाँ, 0 मत लो, क्योंकि चाइल्ड तो हम इंस्पेक्ट करेंगे ही ना. वैसे 0 ले भी लेते तो कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि हाँ 0 मत लो, क्योंकि 0 लेने पे फिर नेगेटिव आने लगेगा और नीचे आने लगेगा. ठीक है. y इज इक्वल टू 1. 1 से हमें कहाँ तक जाना है? आप बताओ मुझे कहाँ तक जाना है. y इज इक्वल टू स्मॉल x तक जाएंगे ना. नाउ सी, देखो बच्चे, अब यहां पर हमें सम करना है.
सम करना है, सम करना है, ठीक है कर लेंगे, ऐसी कौन सी बड़ी नौबत आ गई है। सम करना तो हमने एमएमई में बहुत अच्छे से सीखा है, तभी मैंने कहा था कि एमएमई का यूज है एसएमई में। पी वाई की वैल्यू तो डाल दो। ये देखो पी एक्स की वैल्यू ये रही। अगर आप x को y से रिप्लेस करते हो तो बस आपको यहाँ x की जगह y एक बार बना देना है, यानी ये हो जाएगा 1 माइनस पी टू द पावर y माइनस 1 इंटू पी। y की वैल्यू 1 से जाएगी x तक। यहां तक में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। माइक आप लोग म्यूट कर लें प्लीज। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, और हो सकता है कि मुझे आवाज नहीं आ रही होगी तो आप लोग चैट बॉक्स में लिखना है, या फिर ज्यादा लाउडली बोलोगे तभी आएगा, माइक को पास ला करके। अब जैसे हाँ बस मैंने रिप्लेस कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटीग्रेशन में भी आप लोगों ने पढ़ रखा है कि इंटीग्रेशन में एफ एक्स कर दो dx या फिर एफ वाई कर दो dy, एक ही चीज होता है वेरिएबल चेंज करने से, वो फिर चैप्टर 4 में बताएंगे। तो एफ वाई जब किया है x की जगह जब y डाला है तो यहां भी तो y डालेंगे ही, ऐसे कैसे x ला देंगे, y ला दिया। अब देखो बच्चे वेरिएबल हमारा y है और y की वैल्यू जो है वो बदल रही है, तो कांस्टेंट कौन सा हो गया, p हो गया कांस्टेंट। अब ये आ जाएगा बाहर, क्योंकि इसका समेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो इसको क्यों परेशान करे बेकार का, इसको बाहर रख दिया मैंने। पढ़ा है ना रूल हमने, कांस्टेंट इनटू x, तो c बाहर आ जाता है और समेशन x हो जाता है, बहुत इजी हो गया। अब आप p को बाहर लिख दो और इस पूरे चीज को एक्सपैंड करो, समेशन को खोलो तो जरा। अगर y की वैल्यू 1 डालते हो तो बताओ तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 इज 0, तो 1 आ गया। नेक्स्ट टाइम में जब आप 2 डालोगे तो 2 माइनस 1 इज 1, तो 1 माइनस p आ गया। फिर नेक्स्ट टाइम में 3 डालोगे तो 3 माइनस 1 2, तो 1 माइनस p स्क्वायर आ गया। ऐसे हम कहाँ तक जाएंगे, लास्ट में x है तो 1 माइनस पी टू द पावर x माइनस 1 तक जाएंगे। ये सबको समझ में आ गया जो ओपन किया मैंने पूरा। अब कोई मुझे बता सकता है कि ये किस टाइप का सीरीज आपको नजर आ रहा है। ये जीपी है, जीपी, इट्स अ जीपी जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 1। कॉमन रेशियो कितना है 1 माइनस पी है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं एन, एक्स है, एक्स है, तो इसका सम करोगे। सम का फॉर्मूला याद है, एस एन का फॉर्मूला होता था ए, एंड कॉमन रेशियो इज लेस देन 1, तो ए 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर, यही होता था ना फॉर्मूला। एमएमई में भी पढ़ रखा है, और छोड़ो एमएमई को, छोड़ो 11th में तो कम से कम कर रखा है। तो देखो p तो बाहर का बाहर ही है, फर्स्ट टर्म की जगह पे हम a की जगह पे डालेंगे 1, कॉमन रेशियो की जगह डालेंगे 1 माइनस पी, और नंबर ऑफ टर्म्स की जगह डालेंगे x, अपॉन में 1 माइनस आर, तो 1 माइनस पी। अब देखो तो ये 1 1 कैंसिल हो गया, और नीचे में प्लस p हो जाएगा 1 माइनस पी टू द पावर x, और नीचे में प्लस p बच गया, फिर ये p कैंसिल, तो इसका सी डी एफ आ गया 1 माइनस पी टू द पावर x। आगे बात बच्चे समझ में, तो ये आ गया हमारा सी डी एफ। तो हम सी डी एफ को लिखेंगे, अगर x 1 से बड़ा है तो ये वाला लगेगा, अदरवाइज आ जाएगा 0 अगर x 1 से छोटा है, क्योंकि 1 से छोटा के लिए तो कोई है ही नहीं प्रोबेबिलिटी। सो इट इज द सी डी एफ, ठीक है, इट इज द सी डी एफ। अब देखो इसको कहाँ डिस्कस किया था, 3.1 में, एग्जाम्पल था चाइल्ड वाला।
सॉरी 3.2 में ही, फिर इसको अभी डिस्कस किया CDF में, फिर यही नेक्स्ट क्लास में हम लोग उठाएंगे, एक्सपेक्टेंसी इसकी निकालेंगे। एक्सपेक्टेंसी निकालेंगे तो वहां पर x को मल्टीप्लाई करके px के साथ आगे बढ़ रहे होंगे, तो थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ जाएगा। तो हर टॉपिक एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है। यहाँ तो चलो फिर भी सम आ गया, वहां सम नहीं निकाल पाएंगे, वहां डाइवर्जेंट आ जाएगा, तो देखेंगे वो नेक्स्ट क्लास में। आज तो बच्चे इतना ही। आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने बर्नौलीज का फंक्शन बनाना सीखा, कि कोई क्वेश्चन है तो उसका पीएमएफ कैसे बनाया जा सकता है, एक्स लेट करके, एक पैरामीटर लेट करके। पैरामीटर क्या होता है ये सीखा है। आज तो पैरामीटर का बिल्कुल स्टार्टिंग था, इसलिए एक ही पैरामीटर से काम चल गया। नेक्स्ट क्लास में एक्सपेक्टेंसी वेरिएंस के बाद जब बाइनोमियल शुरू करेंगे तो बाइनोमियल में दो दो पैरामीटर होंगे, ठीक है, उस पे आएंगे बाद में। फिर हमने पीएमएफ से सीडीएफ निकालना सीखा, सीडीएफ से पीएमएफ निकालना सीखा, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पीएमएफ से सीडीएफ, इसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो ये इतना देखा, और फिर बर्नौलीज का सीडीएफ देखा। ऑल दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका बेस बहुत अच्छे से तैयार करेगा। So this was all for today's class, and in next class, that will be class 3. Class 3 में हम लोग करेंगे सेक्शन 3.3 आपके बुक से, और इसमें होगा एक्सपेक्टेंसी एंड वेरिएंस से रिलेटेड क्वेश्चंस। इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी के अंदर, एक्सपेक्टेंसी एंड वेरिएंस। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय 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 बाय।